साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनकी जो सीरीज़ है उसमें अपन बात करते हैं सी टेट जो जनवरी 2012 में जो पेपर हुआ था, सेकंड पेपर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके क्वेश्चन रहेंगे साइकोलॉजी के, जो अपन बात कर सकते हैं CDP के। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह किसका सहारा ले रही? देखिए आपके सामने ऑप्शन है। फर्स्ट, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। बी, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, यहाँ पे मदद है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। और फोर्थ है यहाँ पे डी, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों को शामिल करती है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ, यानी अपन कह सकते हैं जिसमें उसकी जो पृष्ठभूमि को देखे बिना उसको शामिल किया जा रहा है। वो पृष्ठभूमि चाहे वो भाषाई पृष्ठभूमि हो सकती है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि हो सकती है, उसकी बौद्धिक पृष्ठभूमि हो सकती है। तो इसको देखे बगैर उसको सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है। तो वो अपन कह सकते हैं विधि है या वो तरीका समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वह कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में सर्वदर्शी सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि आपके सामने ऑप्शन है, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। बी, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। सी, इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। और डी है, वे शिक्षक को आराम देते हैं। देखिए अपन जो अपनी टीचिंग मेथड्स है शिक्षण विधियों में सर्वदृश्य सामग्रियों का अपन ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लेते हैं। तो इससे आप सबको पता है कि इससे बालक सक्रिय रहता है और जो कुछ ज्ञान वो अर्जित करता है वो स्थायी भी होता है। तो ये कब संभव होगा? जब उसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे सामूहिक चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ठीक है, तो देखिए इसमें मनोरंजन द्वारा अधिगम, बी, भाषा निर्देशित अधिगम, सी, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, और डी है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो देखिए ये समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, समूह निर्माण, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? डी ऑप्शन, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए हैं? ए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। बी, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए। सी, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। और डी है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। देखिए सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए चीज़ अपन कह सकते हैं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियाँ, विद्यालय पत्रिका, ये सभी किसके अंतर्गत? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षिका, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को। बी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं। सी, शिक्षार्थी स्वायत्तता। और डी है पुनर्मिलन। देखिए एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ते हुए अपन पढ़ाते हैं तो वो ज्ञान के सहसंबंध एवं उसके अंतरण को बढ़ावा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है, ए, अनुकरण से, बी, अभिसारी चिंतन से संबंधित, सी, अपसारी या बहुविध चिंतन, और डी, मॉडलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी या बहुविध चिंतन से। सृजनात्मकता का संबंध अनिवार्य रूप से अपन को पता है कि अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, उससे इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके।
यह विद्यार्थी किस रूप में अभिप्रेरित है? ए अनुभविक, बी आंतरिक, सी बाह्य और डी व्यक्तिक। देखिए यहाँ पे अपन सामान्यतः दो चीज़ों को लेते हैं अभिप्रेरणा के, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। यहाँ पे देखिए आंतरिक जो अभिप्रेरणाएँ होती है वो जैविक रूप से जुड़ी हुई होती है, आपको ये चीज़ देखनी है। जैविक रूप से जिनका संबंध अपन कह सकते हैं भूख, प्यास, काम, नींद आदि से हैं। और अन्य जो भी है हमारे जो प्रेरक, बाहरी प्रेरक, जिसके अंतर्गत बाहरी प्रेरक वो कोई भी लालच हो सकता है, कोई भी पुरस्कार हो सकता है, या अपन कह सकते हैं कोई भी प्रोत्साहन हो सकता है। तो यहाँ पे जो बाहरी प्रेरक है वो मेडिकल कॉलेज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए वो प्रयास कर रहा है, तो वह बाहरी रूप से क्या है? प्रेरित है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे क्या है, कई बार अपन कह देते हैं कि वह आंतरिक रूप से, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि आंतरिक रूप से हम तब लेते हैं जहाँ पे अपन कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो हमारी जैविक अभिप्रेरकों से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यवहार का करना पक्ष किसके अंतर्गत आता है? अपन कह सकते हैं इसमें ऑप्शन है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, बी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सी सीखने के भावात्मक क्षेत्र, और डी है सीखने के गतिक या कॉग्निटिव क्षेत्र। एक तो है कॉग्निटिव, एक है अफेक्टिव और एक है कॉग्निटिव। तो यहाँ पे जो व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं अपन कह सकते हैं, चाहे वो खेलना हो, लिखना हो, ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी उसके गतिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता से संबंधित कारक है? आपके सामने ऑप्शन है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से समझना है कि आनुवांशिकता से संबंधित कौन सा कारक है? सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, बी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, या अपन कह सकते हैं अभिवृत्ति को दृष्टिकोण, चिंतन पैटर्न, और आंखों का रंग। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा डी आंखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय देखिए किस ओर संकेत करती हैं? आपके सामने ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, बी उनके ज्ञान की सीमा, सी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों, और डी है योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। देखिए यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से समझना, विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। विद्यार्थियों की जो त्रुटियाँ आ जाती हैं निदान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? डायग्नोस अपन कह सकते हैं, ये निदानात्मक। हम निदानात्मक क्यों करते हैं? हम निदान क्यों करते हैं? हम निदान क्यों करते हैं? उस समस्या को दूर करने के लिए या उसका उपचार करने के लिए। तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? उपचारात्मक के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों के लिए। हम निदान क्यों करते हैं? उपचार करने के लिए। या उपचार क्यों करते हैं? निदान करने के लिए। यहाँ पे अपन को ये चीज़ पूछी गई है कि निदान क्यों किया जाता है? उपचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? यहाँ पे अपन को देखना है, इस विकास के सिद्धांत की बात की गई है आपके सामने। तो विकास का सिद्धांत कौन सा है? पहले तो बात ये अपन को ध्यान होना जरूरी है, और यह बात है वो कौन से सिद्धांत से संबंधित है। ये दो बातें अपन को पता होना जरूरी है। आपके सामने ऑप्शन है अंतर संबंध, बी निरंतरता, सी सामान्य से विशिष्ट की ओर, और डी है व्यक्तिगत भिन्नता। देखिए विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ये बात अपन पढ़ते हैं कि कोई किसी कार्य को जल्दी करता है, कोई किसी कार्य को देरी से, कोई जल्दी सीखता है, कोई देरी से, किसी का विकास पहले होता है, किसी का। तो ये चीज़ क्या है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। ये किसको प्रदर्शित करते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? यानी किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, यानी 3 इनमें वातावरण से संबंधित है और एक इसमें क्या है? अलग है। तो किसके अतिरिक्त? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है संस्कृति,
बी शिक्षा की गुणवत्ता, सी शारीरिक गठन और डी है पौष्टिकता की गुणवत्ता। तो देखिए संस्कृति है, शिक्षा की गुणवत्ता है, पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये सब भी अपन कह सकते हैं वातावरणीय कारकों के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया इसके अनुसार राइट आंसर होगा शारीरिक गठन, यानी शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। एक शिक्षक कैसे सीखने को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है या संवर्धित कर सकता है? अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, नहीं होगा इसमें। देखिए बी है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने, ये भी नहीं होगा। तो अंतिम बचा यहाँ पे विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। देखिए विद्यार्थियों से हम वास्तविक अपेक्षाएं रखेंगे तभी वह पूर्ण हो पाएगी, या अपन कह सकते हैं वास्तविक अपेक्षाएं रखेंगे तभी वह अपेक्षाएं पूर्ण हो सकेगी, अन्य वो शिक्षक के लिए भी, अभिभावकों के लिए और उस बालक के लिए भी कुसमायोजन का कारण बन सकती है। क्योंकि बालक के बौद्धिक स्तर है या व्यक्तिगत विभिन्नता होती है तो सभी का स्तर समान नहीं होता है, तो हम सभी से समान अपेक्षाएं भी न रखें। ये मनोविज्ञान में सबसे पहली बात आती है कि सभी बालक है वो एक सभी स्तरों पर समान नहीं होते, इसलिए उनसे समान अपेक्षाएं रखना क्या है, अमनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, फर्स्ट ऑप्शन, बी शैशवावस्था से, सी पूर्व बाल्यावस्था से, डी उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, जो आपको पता है गार्डनर ने सिद्धांत दिया था और उसने अपने बुद्धि के प्रकारों में 8 प्रकारों की चर्चा की थी। उसमें सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? आपके सामने ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि, बी भाषिक बुद्धि, सी स्थानिक बुद्धि और डी है, यहाँ पे डबल ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे अन्य कोई अपन ले सकते हैं, जैसे मान लो शरीर गतिक बुद्धि है, शरीर गतिक बुद्धि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्राकृतिक बुद्धि। इसमें क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बुद्धि। देखिए प्राकृतिक बुद्धि जिसमें होती है वो अपन कह सकते हैं पशुओं, खनिजों या प्रकृति की जो बारीकी है उनको पहचानने में उसमें एक विशेष योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखिए अधिकतम व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन किसके यह कथन आपके सामने ऑप्शन है बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, बुद्धि की वृद्धि पर, सी है बुद्धि की लैंगिक विभिन्नताओं पर और बुद्धि की जातीय विभिन्नताओं पर। तो देखिए ये है बुद्धि के वितरण पर, यानी बुद्धि का जो वितरण है वो समान नहीं है, अलग अलग है। अपन देखते हैं सामान्यतः अधिकतर लोगों की बुद्धि कैसी होती है? औसत होती है। बिल्कुल यहाँ पे कह भी रखा ये चीज़, ठीक है। आप देखोगे कि अधिकतर लोग जो है एक कक्षा में औसत स्टूडेंट होते हैं और बहुत कम न के बराबर मंद होते हैं और न के बराबर ही प्रतिभाशाली होते हैं। न के बराबर क्या है? मंद, और न के बराबर प्रतिभाशाली, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धि का जो यह वितरण है, कोई औसत है, कोई मंद है, कोई प्रतिभाशाली है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। प्रश्न को ध्यान से समझना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार बुक्स में भी ये अलग अलग पढ़ने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहले अपन को इसको समझना है कि जो हमारी स्कीमा होती है संज्ञानात्मक सिद्धांत की, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना, देखिए ये जो संज्ञानात्मक संरचना है उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं, और उसको संशोधित किया जाता है। देखिए इसमें हमारे पास कोई भी ज्ञान बाहर से आता है, तो वो जो ज्ञान जो बाहर से आ रहा है वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ कहलाती है हमारी आत्मसातीकरण, या इसको क्या बोला जाता है? असिमिलेशन। क्या कहते हैं इसको? असिमिलेशन, या इसको हम और एक शब्द और कह सकते हैं समावेशन। हमें सभी शब्दों का अर्थ पता होना जरूरी है। इसके कई और भी नाम अपन कह सकते हैं, ठीक है। समविष्टीकरण भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं? समविष्टीकरण भी कहते हैं।
ये जितने नाम अपन को पता होंगे तो उतने ही हमारी गलत होने की। इसको सदृशीकरण भी कहते हैं। देखिए आपको शायद पता ना हो, इतने नाम, एक ही वर्ड के इतने नाम होते हैं। सदृशीकरण, समविष्टीकरण, समावेशन, आत्मसातीकरण, और इसको इंग्लिश में अपन कहें तो इसको कहेंगे असिमिलेशन। तो यहाँ पे अब जो ज्ञान है उसको बाहर से हम ऐड करते हैं किसमें, हमारी संज्ञानात्मक संरचना। क्या, संज्ञानात्मक संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ पे बात ये नहीं की जा रही ज्ञान को जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे बात किसकी पूछी जा रही है, संशोधित की। तो हम हमारी जो इस स्कीमा है इसमें हम जोड़ तोड़ करते हैं, इसमें जो हम जोड़ तोड़ करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम समायोजन। उसको हम क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अकोमोडेशन। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17 का ए। ठीक है, हमारे पास बाहर से जो ज्ञान आता है उसको हम ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं आत्मसातीकरण या असिमिलेशन। ये इसमें से कहेंगे, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाता है। और हम इसमें संशोधित करते हैं। देखिए प्रश्न मेरे हिसाब से बोर्ड ने भी इसको गलत माना है, तो हो सकता है क्योंकि अपन सब मानते हैं कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें गलतियाँ होना स्वाभाविक है, गलतियाँ हो जाती है इसमें। तो ये ध्यान रखना, अपन को आगे गलती नहीं करनी। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले बोर्ड ने क्या माना वो ऑथेंटिक नहीं होता है। ऑथेंटिक ये होगा कि वास्तव में सही क्या है। ठीक है, तो ऑथेंटिक बुक के आधार पर ये चीज़ मानी जाएगी। इसमें 100% आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं करना है, बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा समायोजन। ठीक है, और इसका जो वीडियो है वो भी आपको इस अपने चैनल पे मिल जाएगा आपको, जीन पियाजे से संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो वह कहलाता है। तो एक तो यहाँ पे अधिगम अंतरण से संबंधित बात आ गई। अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक अंतरण, सी है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, और डी है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो इसका क्या हो जाएगा, जब बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो वो कहलाता है अधिगम का शून्य अंतरण। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। चिंतन अनिवार्य रूप से है मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार, और डी है संज्ञानात्मक गतिविधि। तो चिंतन एक क्या है, भावात्मक व्यवहार नहीं है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परिघटना नहीं है, मनोगति क्रिया है। देख गति क्या है, हमारे जो लिखना चलना ये सब आ जाती है। चिंतन क्या है, हमारी संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन कह सकते हैं, या अपन कई प्रत्यक्षीकरण कह सकते हैं, अवधान कह सकते हैं, ध्यान, अधिगम कह सकते हैं। ये सभी क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधियों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं, आपके सामने ऑप्शन है। मुख्य रूप से शिक्षक से, तो ये जरूरी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से, ये भी जरूरी नहीं है। समूह में, केवल समूह में नहीं है। कैसे होगा, व्यक्ति एवं समूह दोनों रूपों में सीखते हैं। आपके सामने दोनों ऑप्शन दिया है तो ये बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है, ए उच्च नैतिक विकास होता है, बी समूह में द्वंद्व होता है, सी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, और डी है यहाँ पे गहन प्रतियोगिता होती है। देखिए क्वेश्चन को अगर पॉजिटिव लैंग्वेज में लेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, श्रवण हास से संबंधित या उससे ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य या कुंठा का सामने करते हैं। दूसरे, ए है यहाँ पे दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, बी प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, सी खेल कूद में भागीदारिता निभाने की अक्षमता। देखिए खेल कूद में भी शामिल ले सकते हैं, पाठ्य पुस्तक को पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात की शून्य से संबंधित है। परीक्षा देने में भी नहीं, तो इसमें क्या मुख्य समस्या क्या है, ये कोई अपन कह सकते हैं ये उसमें सामना नहीं होता है। तो इसमें क्या है, संप्रेषण में और सूचनाओं को जब वह सुन ही नहीं पाएगा तो वो बोल कैसे पाएगा, सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22 में, डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से कौन सी समस्या से संबंधित। बहुत बार आपने ये पढ़ चुके होंगे। आप इसको, आपके सामने ऑप्शन है पढ़ने, बी बोलने, सी है बोलने व सुनने, डी है सुनने। तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कब विकसित कर पाएंगे, जब वे, ए ऑप्शन है, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में
अधिगम प्रक्रिया से जोड़ते हैं। बी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। सी, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। और डी, बार बार उनकी परीक्षा होगी। तो जो भी बालक है वो अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे, समावेशी शिक्षा जो अंशयाप है उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी, जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं तभी वे अपन कह सकते हैं अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? आपके सामने ऑप्शन है सामाजिक उत्तरदायित्व से, नहीं, ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व हमें सिखाती है। फिर लैंगिक पूर्वाग्रह, बी, और सी लैंगिक संवेदनशीलता, डी लैंगिक समानता। तो ये हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 26, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? देखिए वस्तु स्थायित्व जिसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु स्थायित्व को क्या कहेंगे अपन? ऑब्जेक्ट परमानेंस। आपको पता है कि ये जो संवेदीपेश उसकी जो 4 अवस्थाएं हैं, इसमें संवेदीपेश ये जो चरण है उसका समय है जन्म से 2 वर्ष, इसका 2 से 7, 7 से 11 और यह जाएगा 11 से 15 वर्ष। यहाँ पे वस्तु स्थायित्व जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व हम किसे कहेंगे? जब वस्तु हमारे सामने न हो तब भी उसका बिंब प्रकट हो जाना, हमारे मस्तिष्क में बन जाने की जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। तो बालक के लिए यह जो स्थिति होती है वो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि पियाजे ने अपनी जो ये संवेदी प्रेरक जो चरण है, पहली अवस्था है जन्म से 2 वर्ष की, इसको कितने भागों में बांटा है? 6 अवस्थाओं में, जिसको हम 6 उप अवस्थाएँ भी कहते हैं। कितनी? 6 उप अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें उसकी जो 6ठी उप अवस्था है, ठीक है, उसका समय है 18 से 24 माह। और ये 18 से 24 माह का जो काल होता है इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, उस घटना को क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वस्तु स्थायित्व का संवेदी प्रेरक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। आपके सामने ऑप्शन है ए, जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता, केवल जो शब्द है हमेशा मोस्टली अपन नेगेटिव रूप में ही देखते हैं। बी है आपके सामने, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। सी है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई व अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। और डी है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है जो उनकी पृष्ठभूमि को देखे बगैर उनको शामिल करती है। वो पृष्ठभूमि किस किस रूप में हो सकती है? वो उसकी शारीरिक, बौद्धिक, मैंने पहले भी बात की, सामाजिक, भाषिक, किसी भी, उनको ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को क्या करती है? शामिल करती है। कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। एनसीएफ में भी इसके बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद, सी नैतिक दुविधा, और सहयोग की नैतिकता। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पहली बात तो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। कई बार अपन देखते हैं मनोविज्ञान में बहुत प्रश्न गलत पढ़ा दिए जाते हैं, बहुत जगह अपन गलत पढ़ लेते हैं, बहुत बार बोर्ड भी गलत मान लेता है। तो ये कोई अपन कह सकते बड़ी बात नहीं है। तो गलत अपन पढ़ते आ रहे हैं, कई जगह गलत पढ़ लेते हैं बुक्स में या कहीं टेस्ट सीरीज में बहुत, क्योंकि इसमें बहुत कम टीचर्स होते हैं जिनकी सब्जेक्ट पे कमांड हो पाती है और जिनके कारण वो उसको अच्छे से अवलोकन कर पाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न को देखना है, इसमें उसके बारे में कई आपको देखने को मिलेगा, कई इसमें नैतिक यथार्थवाद देखने को मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर है वो क्या है? नैतिक तर्कना। सही और गलत के बारे में चिंतन, जो निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया उसको नैतिक तर्कना कहते हैं। देखिए, और नैतिक दुविधा का जब हम निर्णय नहीं ले पाते तो वो स्थिति क्या कहलाती है? नैतिक दुविधा। और नैतिक यथार्थवाद है, ये अपन कहेंगे जो कोहलबर्ग के अनुसार जो सेकंड चरण है, सेकंड चरण की बात कर रहा हूँ। एक तो फर्स्ट पूर्व नैतिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल।
तो पूर्व नैतिक और ये परंपरागत और ये आत्म अंगीकृत। तो यहाँ पे जो परंपरागत है इसमें अपन देखते हैं 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष और ये 13 से आगे। यहाँ पे जो परंपरागत जो है कन्वेंशनल लेवल, यहाँ पे जो है बालक कोई भी बात है वो नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर, नैतिकता का आधार क्या है, नियम एवं सिद्धांत। मैं सेकंड की बात करूँ तो नियम और सिद्धांतों के आधार पर जो नैतिक अवस्था होती है वो किसके अंतर्गत है, नैतिक यथार्थवाद के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो है नैतिक तर्कना। मैंने पूरा विस्तार से बता दिया है, बाकी अलग वीडियो में आप और देख लेना। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मनोविज्ञान से संबंधित प्रॉपर हर एक क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दूसरी बात, इसका जो विषय का जो अनुभव है उससे आपको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। वह विद्यार्थियों को या इस विद्यार्थी को किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है हो सकती है आपके अनुसार? उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, बी है संज्ञानात्मक क्षेत्र, सी मनोगत्यात्मक क्षेत्र और डी है भावात्मक। ये प्रश्न की लैंग्वेज अगर आपने समझी है तो आक्रामक व्यवहार, आक्रामक व्यवहार संवेगों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? संवेगों से, हमारे संवेगों से जुड़ा हुआ है। तो हमारे संवेग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? भावात्मक के अंतर्गत है। इमोशंस कहते हैं, संवेग कहते हैं या भावनाएं कह सकते हैं। तो इसका भावात्मक क्षेत्र में उसको सहायता है अगर कोई बालक आक्रामक है तो। बाकी ये उच्च स्तरीय चिंतन या मनोगत्यात्मक से संबंधित नहीं है, उससे खेल से संबंधित या उसकी जो क्रियाएं आती है वो किसके अंतर्गत आती है? मनोगत्यात्मक के अंतर्गत। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किस में सहायता करते हैं? आपके सामने ऑप्शन समाजीकरण, बी मूल्य द्वंद, सी आक्रामकता और डी दुश्चिंता। तो ये जो समूह में गतिविधियां करेंगे तो सीखने अलावा ये सामाजिकरण के विकास में भी सहायता देते हैं। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।